अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल मच गया। दोपहर में जब यह ऐलान हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, उसके बाद लखनऊ की सियासत बहुत गर्म हो गई, क्योंकि पिछड़ा समाज के इस दिग्गज नेता के इस्तीफे का मतलब बीजेपी में लखनऊ से दिल्ली तक भारी खलबली मच गई। तो क्या कारण है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जैसे दिग्गज नेता ने बीजेपी से इस्तीफा दिया, बीजेपी छोड़ दी, मंत्री पद ठुकरा दिया, वो भी तब जब स्वामी प्रसाद मौर्य खुद कैबिनेट मिनिस्टर और उनकी बेटी बदायूं से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा की सदस्य हैं। तो इतना बड़ा जोखिम स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्यों लिया, इसके बारे में आज पूरे दिन लखनऊ में काफ़ी हंगामा रहा। हम इस विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति कुछ न कुछ नए अवसर और नए नए कुछ चमत्कार लेकर आती है। और मैंने आपसे कल कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, और जो होना होता है वो किसी को पता नहीं होता। और वो आज हो गया। दोपहर में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत करारा झटका दिया, और झटका भी ऐसा कोई छोटा मोटा नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य दल बल के साथ भारतीय जनता पार्टी से रुखसत हो गए। इस्तीफा उन्होंने गवर्नर के यहाँ भेज दिया और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 5 और विधायकों ने भी इस्तीफा दिया। और ये सभी, खास बात है, पिछड़ा समाज से हैं, बैकवर्ड से हैं सब। 52% के वोट बैंक वाले पिछड़ा समाज में इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी से इन नेताओं का निकलना ये बताता है कि कुछ न कुछ मामला बेहद गंभीर है। वरना स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे पुराने मंझे हुए दिग्गज और ज़मीन पर अपनी पकड़ मजबूत करने वाले नेता कोई पॉलिटिकल पार्टी यूं ही नहीं छोड़ देते, मंत्री का पद या बेटी की सांसदी यूं ही दांव पर नहीं लगा देते हैं। इसका मतलब कि कुछ गंभीर बात चल रही है। तो क्या वाकई में स्वामी प्रसाद मौर्य ने सम्मान न मिलने के कारण बीजेपी को छोड़ा है, या फिर अब उन्हें लग रहा है कि स्कोप समाजवादी पार्टी में अधिक है? ये जोखिम क्यों लिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज पूरे उत्तर प्रदेश, क्या पूरे देश भर में ये चर्चा है, तूफान मचा हुआ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी क्यों छोड़ी। चर्चाएं तो बहुत तेज थी कि वो छोड़ने वाले हैं, आज छोड़ने वाले हैं, कल छोड़ने वाले हैं, अगले हफ्ते 14 तारीख 16 तारीख डेट्स आती थी। पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी अखिलेश यादव के खिलाफ आता था, तो लोगों को ये लगता था नहीं अभी नहीं जा रहे हैं। लेकिन आज जब दोपहर में उनका इस्तीफा और अखिलेश यादव का ट्वीट जिसमें वो फोटो लगी हुई थी, उसके बाद लखनऊ और दिल्ली एक हो गया। मैंने आप दर्शकों के लिए विशेष रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आज के कार्यक्रम में आमंत्रित किया हुआ। स्वामी प्रसाद जी, बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद कि आपने भारत समाचार के लाखों दर्शकों के लिए आज अपना बहुत ही बहुमूल्य समय निकाला। मेरा पहला प्रश्न है आपसे, जी आपने इस्तीफा क्यों दिया? जी मैंने श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश को भेजे गए इस्तीफा पत्र में स्पष्ट कारणों को उद्धृत करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं सूक्ष्म लघु मध्यम व्यापारियों के साथ लगातार उपेक्षात्मक कार्य किया जा रहा है। इनके खिलाफ सरकार की नीति है और कई बार उचित प्लेटफॉर्म पर मैंने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई, लेकिन सत्ता मद में चूर भारतीय जनता पार्टी ने उसका संज्ञान नहीं लिया। इसलिए आज जब दूसरी पारी खेलने की बारी आई, निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी, तो हमने 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री होने के नाते मंत्रिमंडलीय सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया, और साथ ही साथ श्रम सेवायोजन विभाग, जो मुझे जिस विभाग का भार सौंपा गया था, उसको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया। लेकिन आज मैं नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ फिर से क्रूर मजाक हो, फिर से उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीति का हमला हो, और भारतीय जनता पार्टी के
कुनीति का शिकार उत्तर प्रदेश के गरीब, मौर्य जी, दलित, मैं आपसे पिछड़े, स्पष्ट कारण और किसान, उदाहरण के साथ जानना बेरोजगार चाहता नौजवान। हूं कि आपको कब ऐसा एहसास हुआ कि पिछड़ा समाज या दलित समाज की भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षा हो रही है? क्या आप इंसिडेंट बता सकते हैं, या अपने साथ हुए कोई घटना को बता हाँ सकते जी। हैं, या आपको हम- उचित सम्मान नहीं मिला, ये बता सकते हैं आप? ठोस कारण। भाई ब्रजेश जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और भारत समाचार जैसे प्रमुख मीडिया चैनल में मैं आपको इस बात के लिए आपके मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बताना चाहता हूं। देखिए, मैं तो मोदी जी से उस दिन से प्रभावित था जिस दिन मोदी जी ने पिछड़ों की दुहाई दी और नीच होने का पीड़ा उन्होंने व्यक्त किया कि मैं पिछड़ा हूं इसलिए मुझको नीच कहा गया। इस बात से मैंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सोच बदली है, इनकी नीयत बदली है, नेताओं के विचार बदले हैं। ये सोच करके मैं भारतीय जनता पार्टी में गया था। तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के साथ वार्ता करके मैंने भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ था। और साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि 2017 के पहले जब तक मैं बहुजन समाज पार्टी में था, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 थी। जिस दिन मैंने छोड़ा उसी दिन 6 घंटे के बाद मीडिया के लोगों ने ही बहुजन समाज पार्टी को तीसरे स्थान पर ले जाने का। स्वामी प्रसाद जी, अपने मैं मीडिया और के आप माध्यम एक से दूसरे खबर भी को दी। 17-18 साल से जानते हैं। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं कि जी। मुझे ठोस कारण बताइए कि आपको कब लगा कि बीजेपी में पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है? क्या आपका अपमान हुआ, या आपको ठीक से काम नहीं करने दिया गया, या आप जितना डिजर्व करते हैं बीजेपी में आपको नहीं मिला? देखिए, विभाग के पीछे मैं कभी नहीं भागा हूं। जो भी विभाग मिला है उसको चमका करके उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ विभाग बनाया हूं। यहां तक कि आपको याद होगा 2002 में खादी ग्रामोद्योग मंत्री के रूप में मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ पूरे देश के खादी ग्राम उद्योग का सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए मैं पुरस्कृत किया गया था। और आज वही श्रम सेवायोजन विभाग, जिसमें पहले मात्र पंजीयन 34 लाख था, 8 साल में हमने 4.5 साल में 1 करोड़ 30 लाख के पार किया। 8 साल में पहले लाभार्थियों की संख्या थी मात्र 7 लाख, आज लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंचा दिया। और इसीलिए आज जगह जगह श्रमिकों की बेटियों की तो सामूहिक जब आप विवाह इतना आज अच्छा भी काम कराया। कर रहे थे लेकिन तो आपने इस्तीफा क्यों दे दिया स्वामी प्रसाद जी? मैं उस पर भी आ रहा हूं ब्रजेश जी, मैं उस पर भी आ रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछड़ों के आरक्षण के साथ जो क्रूर मजाक किया गया, यहां तक कि अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री ने उस बात को स्वीकारा भी, जब पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार ने इनको टिप्पणी लिख करके भेजी कि इतने की जगह पर आपने इतना पद सवर्णों को दे दिया और पिछड़ों का हक मारा गया, तो उसके आधार पर उन्होंने पुनः अपनी गलती को सुधार करते हुए पिछड़ों को उनकी नियुक्ति पत्र अलग से जारी किया। ये इस बात को स्वीकार करता ही तो एक पकड़ में आया। इस तरीके से आपने ये भी देखा होगा, केंद्र सरकार में मालूम नहीं कितने आईएएस बिना लिखित परीक्षा के मात्र साक्षात्कार के आधार पर हुए, उसमें एक भी दलित और एक भी पिछड़ा नहीं है। और साथ ही साथ आज जिस तरीके से दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को मारा जा रहा है, आज सारे के सारे सरकारी संस्थान, सरकारी प्रतिष्ठान, अर्ध सरकारी संस्थान एवं सरकार द्वारा पोषित, वित्त पोषित अन्य संस्थान धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है, सबका निजीकरण किया जा रहा है। जहां पर आरक्षण के माध्यम से दलितों और पिछड़ों को आरक्षण के माध्यम से नियुक्ति मिलती थी, वो सारे के सारे प्रतिष्ठान आज निजी क्षेत्रों में जा रहा है। और निजी क्षेत्रों में जाने का मतलब आरक्षण 0। अब आप एक तरफ कहते हैं मैं बाबा साहब भारतीय संविधान का सम्मान भी करूंगा, और उनकी ही द्वारा दी गई व्यवस्था को आप निगल जाना चाहते हैं अजगर की तरह, और सारी की सारी बड़े बड़े मिल कारखाने जो भारत सरकार के हैं, बड़े उद्योग प्रतिष्ठान जो भारत सरकार के हैं, भारत सरकार द्वारा पोषित है, अर्ध सरकारी है, सरकारी है, उनका निजीकरण करने का क्या उचित है? आपको तो सुधार करके ज्यादा से ज्यादा उसको स्वामी प्रसाद जी, जब आप इतना भरे हुए थे तो आपने कभी अपने मन की पीड़ा कैबिनेट के भीतर या भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्लेटफॉर्म आपको मिलते थे पॉलिटिकली, उसमें आपने ये बात रखी जो आज आप मुझे बता रहे हैं? स्वाभाविक रूप से भाई ब्रजेश जी,
भारत समाचार के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश देश की जनता को बताना चाहता हूं, मंत्रिमंडल में भी राष्ट्रीय नेताओं के सामने भी इस प्रकार के किए जा रहे भेदभाव को एक बार नहीं अनेक बार कहा। यहां तक कि आउटसोर्सिंग भर्तियों का भी मैंने विरोध किया। हमने कहा जब सरकार पर आर्थिक भार कोई कम नहीं होता, बल्कि नौजवान जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति होती है, अगर उसको पूर्णकालिक सेवायोजित किया जाए तो पूरा का पूरा धनराशि से वो नौजवान लाभान्वित होगा। लेकिन उसमें बिचौलिए मार जाते हैं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से बिचौलिए और दलाल मोटे हो रहे हैं। वो बेचारा 8,000 10,000 में रह जाता है और उसका हक जो उसे मिलना चाहिए बिचौलिए डकार जाते हैं। कई बार मैंने कहा, एक बार नहीं, माननीय मुख्यमंत्री के सामने कहा, राष्ट्रीय नेताओं के सामने कहा, और उन्होंने हमारी बात को विधिवत सुना भी, लेकिन रिएक्शन का एक्शन कोई नहीं हुआ, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। स्वामी प्रसाद जी, वो कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जब आपको लगा कि अब ये निराशा की पराकाष्ठा है, अब यहां नहीं रुका जा सकता? आपको इसका एहसास कब हुआ? स्वाभाविक रूप से ये तो मैं पहले से एहसास कर रहा था, लेकिन हमने जो मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी है उसको मैं निर्वहन कर रहा था, और उचित अवसर पर उचित निर्णय लेने का जब वक्त आया तो आज मैंने वो धमाका किया। ये जो तूफान आपने मचाया है, जब 2017 में आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था तो आपकी क्या बात हुई थी? क्या आपको वो राजनीतिक सम्मान नहीं मिला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यशैली है, जिनके पास 10 वोट नहीं है उनको ये हीरो बनाने की कोशिश करते हैं, और जो पूरे प्रदेश का जनाधार वाला नेता है उसको जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। मैं इनको इस बात का एहसास कराना चाहता हूं, 2022 चुनाव के परिणाम के बाद इनको इस बात का पता लगेगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य कौन सी बला है, और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या ताकत है, इस बात का एहसास करेंगे। पर वो तो बार बार मैं बड़ी गंभीरता, वो तो कह रहे स्वामी प्रसाद मौर्य का मतलब अंधेरा। अब जिनके दिल दिमाग में कूड़ा भरा है वो अंधेरा ही कहेंगे, और अंधेरा कहने वाले कौन लोग हैं आप जानते हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, साथ ही साथ न पिद्दी का शोरवा, उनका कोई मतलब नहीं है, इसलिए उनके किसी बयान का मैं संज्ञान नहीं लेता हूं। पर आपके कैबिनेट के एक सहयोगी हैं नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी, उन्होंने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि फॉर यू, आपके लिए। अब नंदी जी को सब बुद्धि आएगी, 2022 के जब चुनाव में जाएंगे तो उनको पता लगा है कि ऊंट कौन सा पहाड़ के नीचे आया है, वो आए हैं या मैं आया हूं, ये अपने आप परिणाम बताएंगे। तो अब आपकी आगे की क्या राजनीतिक कार्य योजना है? आपको अखिलेश यादव क्यों पसंद है? देखिए, 2 दिन तक मैं अपने पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं समर्थकों से संवाद करूंगा, उनकी भावनाओं के अनुसार 14 तारीख को अंतिम निर्णय लूंगा। इसलिए 14 तारीख को जो मेरा अंतिम निर्णय होगा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा कील साबित होगा उनकी ताबूत में कि एक बार तो 14 साल का वनवास झेल के आए हैं, ये फिर से वनवास झेलने के लिए मजबूर होंगे। पर स्वामी प्रसाद जी, ऐसा लगता नहीं कि आप कुछ ज्यादा आगे बढ़ के कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं बाद में? क्योंकि बीजेपी ने कोई ज्यादा आपके जाने पर कोई आपको मनाने की कोशिश नहीं की। ऐसा है, मनाने की तो जो कोशिश की मैं जानता हूं कि किन किन लोगों का टेलीफोन आया, लेकिन आज मैं आपको यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं, यही घमंड था कभी बहन मायावती जी को, एको अहम द्वितीयो नास्ति में मदान थी और सबको कूड़ा करके समझती थी। जैसे मैंने छोड़ा, आज सुश्री बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की राजनीति से गायब हो गई, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जो 14 साल तक वनवास झेली थी, हमारे साथ आए हुए लोगों के जनाधार के कारण पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी पहाड़ जैसी पार्टी हो गई, और 14 साल तक वनवास झेलने वाली पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब रही। अब यह वनवास फिर से भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमारा निर्णय आप जानते हैं, सरकार बिगाड़ता भी है, सरकार बनाता भी है। अब हमारा निर्णय जो भी होगा वो सरकार बनाने के लिए होगा,
और भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में अंतिम कील ठोकने के लिए होगा। क्या आपको लगता नहीं कि थोड़ा अहंकार वाली भाषा है ये? अब सम्मान और स्वाभिमान की बात करने वाले लोग अपनी बात खुल के रखते हैं, कोई इसको अहंकार माने या दिल की बात माने, ये तो सुनने वाले पर निर्भर है कि वो किस तरीके से लेता है। लेकिन मैं अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं और ये भावना उत्तर प्रदेश के दलितों का है, पिछड़ों का है, किसानों का है, बेरोजगार नौजवानों का है, छोटे और मध्यम व्यापारियों का है, जो इस सरकार के शोषण के शिकार हुए हैं। पर आप मुझे बताइए कि पिछड़ा समाज के तो उनके पास एक से बढ़कर एक नेता हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, स्वतंत्र देव सिंह पटेल हैं, पिछड़ा समाज से आते हैं। तो आपके जाने का कोई खास नुकसान बीजेपी को नहीं होगा, इसीलिए शायद आपको मनाया नहीं गया? भाई ब्रजेश जी, मैं ये भी कहना चाहता हूं, 2022 का परिणाम बताएगा कौन बड़ा नेता है, कौन जनाधार वाला है और कौन कृपा वाला नेता है। आप जिन लोगों का भी नाम लिए हैं, मैं इन सब का सम्मान करता हूं, लेकिन ये जो एक विधानसभा और एक जिले के भी नेता नहीं थे, वो कृपा के नाते आज बड़े पद पर बैठे हुए हैं। इसलिए कृपा पर जीने वाले और कृपा पर राजनीति करने वालों को मैं बहुत महत्व नहीं देता हूं। हम जमीन के आदमी हैं, जमीन पर राजनीति करने वालों का मैं सम्मान भी करता हूं और साथ ही साथ हम उनके रहने पर और न रहने पर दोनों हालत में मैं उनके सम्मान को सार्वजनिक रूप से स्वीकारता भी हूं। एक सवाल किया डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने आपसे कि मिल बैठकर बात करते हैं, तो उनसे बात करने में आपको कोई दिक्कत, अगर वो केशव मौर्य आपके साथ बात करना चाहें तो? ट्वीट किया है उन्होंने। देखिए, जब कमान से तीर निकल जाता है तो वापस नहीं आता है। निर्णय ले लिया गया है तो अब कोई भी बात का औचित्य नहीं है। केशव जी और या पार्टी के अन्य नेता बात करने में बहुत विलंब कर दिए हैं और साथ ही साथ कई बार इनको गलतियों की ओर इंगित किया, लेकिन उधर उनका ध्यान नहीं गया। और साथ ही साथ केशव जी तो खुद बेचारे हैं, जो बेचारे की हालत में जी रहा है वो दूसरे के सम्मान की बात की लड़ाई कैसे लड़ सकता है? ये गंभीर बात आप कह रहे हैं, कैसे आप ऐसा कह सकते हैं? ठोस कारण बताइए। अब उप मुख्यमंत्री जी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं तो बहुत बड़े विभाग के मंत्री, लेकिन जिस तरीके से उनके हाथ पैर बांध दिए थे, कई बार उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है और उनकी पीड़ा से आप भी वाकिफ हैं। और जो जगजाहिर हो जाता है उसके लिए किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। एक अंतिम प्रश्न है आपका, जो सवाल का जवाब आपने दिया नहीं, स्किप कर गए थे, मैं वो सवाल दोहराता हूं। आपको अखिलेश यादव क्यों पसंद है? कौन पसंद है, क्यों पसंद है, 2014 को मैं बताऊंगा। आज आप मुलाकात की आपने अखिलेश यादव जी से? 14 जनवरी को मैं बताऊंगा। आज आपने मुलाकात की, क्या बातें हुई आपकी उनसे? मुलाकात करूंगा। उन्होंने इस्तीफा देने का स्वागत किया है, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन वार्ता मैं आगे करूंगा। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य किस भूमिका में होंगे? अब ये 14 जनवरी के बाद सब तय होगा, इसलिए भूमिका तो तय होगी बाद में। विधानसभा चुनाव में विजय पताका लहराने के बाद सबकी भूमिका अलग अलग तय होगी, लेकिन अभी तो निर्णय केवल इस्तीफे का है मंत्रिमंडल के मंत्री पद से। ये अंतिम सवाल है मेरा आपसे। आपकी बेटी सांसद है बदायूं से, आपके बेटे को बीजेपी ने चुनाव भी लड़ाया, अब आपकी बेटी का आगे का राजनीतिक भविष्य? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री मैं हूं, इसलिए मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का निर्णय मेरा है, एक चीज। दूसरी चीज, मेरी बेटी बदायूं की सांसद है, इसलिए उसका निर्णय क्या होगा वो स्वयं उसकी जवाबदेह होगी। वो बदायूं की जनता की सेवा करती है या क्या निर्णय लेती है वो उसका अपना विवेक होगा। मेरा किसी पर कोई दबाव नहीं होता। और एक चीज, मैं कभी भी परिवार के लोगों से पूछ के कोई निर्णय नहीं लेता हूं।
स्वामी प्रसाद जी, एक चीज बड़ी आश्चर्यजनक है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बड़ी असहज स्थिति है। आप वही स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं जो अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव के खिलाफ कैंपेन करने बदायूं गए थे, उनको हराया आपने, आपकी बेटी सांसद बनी। आज देखिए कैसा इत्तेफाक है कि आप अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं। कभी आपने सोचा था ऐसा होगा? भाई, राजनीति में तो कभी मैं ये भी नहीं सोचा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तानाशाही के रवैये को देखते हुए मैंने 2016 में इस्तीफा दिया था। बाद में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ था जी। विपरीत परिस्थिति और विपरीत विचारधारा के साथ खड़ा हुआ, लेकिन विपरीत परिस्थिति और विपरीत विचारधारा में भी मैं अपने को बहुत समायोजित करते हुए पूरा का पूरा मंत्रिमंडलीय सामूहिक जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन किया और बड़े मनोयोग के साथ किया, किसी कुंठा से नहीं। बल्कि आज जिस विभाग का मैं मंत्री हूं, उत्तर प्रदेश में सभी के लोगों के विषय में जानकारी है और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सम विभाग की तारीफ करते नहीं लगाते थे, क्योंकि उन्होंने देखा जो कभी नहीं हुआ वो करके दिखाया, न भूतो न भविष्य। जो मैंने रिकॉर्ड बनाया है उसको कोई तोड़ भी नहीं सकता। एक अंतिम सवाल है आपसे, आज आपके साथ 3 या 5 विधायक छोड़कर गए हैं, तो क्या बस इतनी ही स्ट्रेंथ है आपकी या और भी आपके संपर्क में हैं? आज भाई ब्रजेश जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेशवासियों को ये पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। आज मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। कौन विधायक इस्तीफा दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, इसका अभी हमारे संज्ञान में नहीं है। हम अब 2 दिन लोगों से संपर्क में रहेंगे। अब अंतिम निर्णय आपको 14 को मालूम हो जाएगा कि कितने विधायक और मंत्री साथ में आ रहे हैं और कौन नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैं किसी पर जोर दबाव नहीं डालूंगा। जो स्वतः आएगा उसका मैं स्वागत करता हूं और जो नहीं आएगा वो हमारा मित्र रहा है, मैं उसको भी थैंक्स अदा करता हूं। क्योंकि हम लोग एक साथ मिलकर काम किए हैं, इसलिए हम अपने ट्विटर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद भी ज्ञापित किया हूं कि आपके नेतृत्व में जो हमें व्यक्तिगत। स्वामी प्रसाद जी, आपकी बातों से लग रहा है कि आपने बीजेपी के भीतर रहकर पिछड़ा समाज के विधायकों का एक गुट बना लिया था। देखिए, गुट कभी नहीं होता है। सरकार की गलत नीतियां लोगों में आक्रोश पैदा करती है और जब आक्रोश पैदा हो जाती है तो नई लाइन अपने आप बन जाती है। तो 14 तारीख को समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हम लोग कैमरे लगाएं? हम एक दिन पहले सूचना सभी मीडिया के साथियों को अवश्य देंगे कि अब हम 14 तारीख को क्या करने जा रहे हैं, कहां हमारी घोषणा होनी है। क्या घर वापसी बीजेपी में तो नहीं कर लेंगे? अब 14 तारीख को वो भी निर्णय एक दिन पहले आपको मालूम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वामी प्रसाद मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत समाचार के दर्शकों के लिए आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वामी प्रसाद मौर्य, अपने तेवर बरकरार हैं उनके, मैं बहुत लंबे समय से उन्हें जानता हूं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ा समाज के बड़े नेताओं में से एक हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले काम नहीं करते हैं, बल्कि वो एक पूरा गुट बनाकर काम करते हैं और यही उनकी ताकत बीएसपी के भीतर थी। यही कभी वो समाजवादी पार्टी में पहले भी हुआ करते थे तब भी थी, वो आरएलडी में भी हुआ करते थे तब भी उनकी यही ताकत थी, और जनता दल यूनाइटेड में थे तब भी उनकी यही ताकत हुई थी, जो आज वापस वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। और उम्मीद है कि 14 तारीख, जैसा कि उन्होंने बताया, उनकी बातों से लग रहा है कि वो ज्वाइन करने वाले हैं। मैं सीधा डिबेट पे लेके चलता हूँ। काफ़ी मेहमान हमारे साथ इंतजार कर रहे थे, सब सुन रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात। बहुत शुक्रिया आपका। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी से हैं, ब्रजेश शुक्ला जी जाने माने पत्रकार हैं, एमएच खान साहब बीएसपी से हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी से हैं, सृष्टि कश्यप कांग्रेस से हैं और राजपाल कश्यप जी एमएलसी हैं और वरिष्ठ प्रवक्ता हैं मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबसे मैं माफ़ी चाहता हूं कि काफ़ी वक्त आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी से मेरी बात हो रही थी। आनंद दुबे जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। ये आपके लिए बहुत बड़ा झटका है स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना। इस झटके और इस नुकसान की भरपाई कैसे और क्यों गए वो? आरोप गंभीर कि पिछड़ा और दलित की उपेक्षा हो रही है। देखिए, आपने जितने देर उनका इंटरव्यू लिया, मैं लगातार उनको सुन रहा था
और उन्होंने बहुत सारी बातें कही, मैं उन सबका जवाब दूंगा। आपने जो ये कहा उसका भी जवाब दूंगा। लेकिन मुझे रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी की एक पंक्ति याद आ गई, कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी धरो तुम, विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है, भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में, शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। तो आपने 4 साल 4.5 साल किस विचारधारा के साथ काम किया, और आज आप कह रहे हैं कि मुझे घुटन हो रही थी, और तमाम नाम लिए, दलित का, पिछड़ा का, नौजवानों का, तमाम वर्गों का नाम लिया। तो आप जानते ही हैं कि इन सभी वर्गों का नाम एक सुविधा वाला मुहावरा होता है। जब भी किसी को कोई निर्णय लेना होता है तो वो इस मुहावरे का इस्तेमाल कर लेता है जी। और अगर इतनी घुटन थी तो निश्चित रूप से ये फैसला जो है वो पहले ही ले लिया जाना चाहिए। लेकिन खैर, उन्होंने फैसला लिया, उसका स्वागत है। उन्होंने कहा ओबीसी की बड़ी उपेक्षा हो रही है। मैं बताना चाहता हूं कि ओबीसी की क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने का फैसला अटल जी की सरकार ने किया था। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा हमने दिया, नीट में 27% आरक्षण लागू करने का काम हमने किया, और राज्यों को ओबीसी की सूची तैयार करने का अधिकार भी हमने दिया। तो हमारी सरकार ने ओबीसी समाज के लिए लेकिन वो काम छोड़कर किया। क्यों गए? 27 कुछ तो मंत्री पीड़ा OBC होगी समाज के उनकी, नरेंद्र मोदी कोई जी तो के शिकायत होगी जिसको आपने ध्यान नहीं दिया होगा। नहीं, देखिए उनकी क्या पीड़ा है ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। आपने लगातार उनसे कई चीजें पूछी, लेकिन लब्बो लुबा पूरा स्पष्ट रूप से आपको उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। आप लगातार पूछते जा रहे थे कि कोई एक उदाहरण बता दीजिए, लेकिन उन्होंने कोई उदाहरण भी नहीं दिया कि कहां उनकी उपेक्षा हुई, कहां उनका निरादर हुआ, कहां अपमान हुआ। मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूं ब्रजेश जी कि 2014 में, 2019 में, 2017 में आपने देखा कि बड़े बड़े सूरमाओं ने गठबंधन बनाए, लेकिन जनता ने विकास करने वालों और जन सेवा करने वालों को मौका दिया। सभी आनंद जी शुक्रिया। आज थोड़ा सा डिबेट में समय कम है तो आप सबसे अनुरोध है कि थोड़ा संक्षेप में अपनी बातें रखें। मैं राजपाल कश्यप को आमंत्रित करता हूं, एमएलसी हैं और समाजवादी पार्टी के दिग्गज ओबीसी चेहरा भी हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजपाल जी। इतना बड़ा हाथ कैसे मार लिया भाई आज? जी ब्रजेश जी, ये मैं पहले ही कहता था, कई डिबेटों में मैंने कहा कि बीजेपी जिस तरीके से पिछड़ों के साथ में अन्याय कर रही है लगातार, और जिस तरीके का अत्याचार कर रही है, शोषण कर रही है, इन्होंने बताया कि वो ओबीसी कमीशन बना दिया। अरे ओबीसी कमीशन ने ही उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा था 69,000 शिक्षकों का कि आरक्षण का घोटाला हुआ, तो क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ। ये नीट की परीक्षा, अरे नीट की परीक्षा में तो आपने 10,000 सीटें लगभग खा ली ना। जब वो मूवमेंट खड़ा हो गया, तुम्हारी सरकार जाने लगी, तब आप कर रहे हो। और जिस तरीके से ओबीसी के जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे आप? क्यों? माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार कहा, कई फोरमों पे कहा। दूसरी बात, ना ओबीसी के कलेक्टर हैं, न कप्तान हैं, न डीएम हैं, न कुलपति हैं। अब तो कुलपति केवल वो आरएसएस के लोग बनेंगे। कुलपति और जितनी संस्थाएं हैं उन पे आरएसएस के लोग बैठा ले जाएंगे। और जिस तरीके का अन्याय अत्याचार लगातार हो रहा था, और ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बहुत अच्छा निर्णय, ये कह रहे हैं कि जनता, अरे जनता भी छोड़ रही है आपको, प्रधानमंत्री जी ने छोड़ दिया। ये योगी रूपी डूबता हुआ जहाज है, इस पे जो बैठेगा डूब जाएगा। और जो लोग जानकार हैं, जानते हैं, वो देख लें। पर स्वामी प्रसाद जैसे बड़े नेता को कैसे लाने में कामयाब हुए? क्या इनके साथ आपकी बातचीत हुई? क्या अंडरस्टैंडिंग है? अब क्या बात हुई, क्या नहीं बात हुई, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ऐसी रणनीति है इस बार कि कोई जान नहीं पाता है। और आपको तो पता होगा। नहीं, पूरे देश की सरकार लगी है, पूरे उत्तर प्रदेश का तंत्र लगा है। बीजेपी जो अपने को बताती बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, उसको धराशाही कर रहे हैं अकेले। जो पूरा इनका बताइए, ये पिछड़ों की बदौलत इन्होंने सरकार बनाई। राजभर जी भी अब समाजवादी पार्टी के साथ में आ गए, मौर्य जी आ गए, और चौहान क्या जी आप लोग ओबीसी गोलबंदी कर रहे हैं? नहीं, ओबीसी तो गोलबंदी हो ही रही है, साथ साथ में दलित भी भारी संख्या में आए हैं और सवर्ण भी भारी संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता माननीय। धन्यवाद राजपाल जी, आज थोड़ा सा कम समय है। मैं स्वामी प्रसाद जी का आपका समय मैंने चुरा के आप लोगों से उनको दे दिया है। छोटा सा जवाब देना चाहूंगा मैं। 1 सेकंड रुकिएगा आनंद जी प्लीज, पहला राउंड कंप्लीट हो जाए फिर टाइम देता हूं। अपनी बात तसल्ली से रखिएगा।
एमएच खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य की ये बड़े गहरे दोस्त भी हैं, मैं बताना चाहता हूँ। ये पहले वो बीएसपी में हुआ करते थे स्वामी प्रसाद जी, और दिग्गज नेता थे, नंबर 2 की पोजीशन में थे। आज खान साहब वो जाते जाते भी बहन जी को कोस कर गए, बुरा लगा आपको? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा। ये तो एक कहावत है ना गांव देहात में, एक होता नमक हराम, एक होता नमक हलाल। स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी के पहले प्रधान भी थे, या पूछ लेते आज उनसे आप। स्वामी प्रसाद मौर्य को 4 बार मंत्री कौन बनाया? बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया। डोंट यूज वर्ड लाइक नमक हराम। व्हाट इज दिस? जैसे उन्होंने कहा बहन जी के बारे में कहा, तो आपने नहीं पूछा मिश्रा जी? बहन जी को उन्होंने कोई अपमानजनक बात नहीं की थी, आप नमक हराम बोल रहे हो। नहीं ना, वो घमंड कर रहे थे, घमंड चूर किया, तो हमें नमक हराम अगर बोल दे रहे हैं। 4 बार मुख्यमंत्री बनाया बहन जी ने, नहीं बनाया इनको। 4 बार इनको कैबिनेट मंत्री बनाया इनको, अब मान सम्मान दिया। अरे भाई, आप वहां से चले गए, कोई बात नहीं। आपको अपने पूर्व जहां से आपको जड़ से जहां से एनर्जी मिली है, उसकी बुराई तो नहीं करना चाहिए। आपको जब ये बीजेपी छोड़ी क्यों स्वामी जी ने? आपने कुछ, आपका क्या मानना है? मिश्रा जी, मेरी बात से जा सुन लीजिए। जब ये बहुजन समाज पार्टी से अलग हुए, तो आप जैसे पत्रकारों ने पूछा कि आप कहाँ जाओगे, सपा में जाओगे कि भाजपा में जाओगे? तो उन्होंने उस वक्त कहा था, बाइट निकलवा लीजिए, कि सपा गुंडों की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है। हम जैसे आज वो कह रहे थे भी 14 को निर्णय करेंगे, वैसे कहा कि मैं निर्णय करूंगा, और फिर घूम फिर के भारतीय जनता पार्टी में चले गए, जिसको सांप्रदायिक कह रहे थे। अरे तो आपके हैं, आप मना लाओ, अपने यहाँ वापिस ज्वाइन करा लो। हमें इनके जैसे 10 नेता और पैदा कर देंगे हम लोग। ये अहंकार की भाषा बोल रहे हो आप। ऐसे नेता ना, ये एकदम अहंकार झलक रहा है। आप नेता पैदा करते हो, ऐसी बात करते हो। बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, ये 5 साल यहाँ रहेंगे और समाजवादी पार्टी में 5 साल के बाद देखिए कहाँ जाएंगे। ये स्थिर लोग नहीं है। सृष्टि कश्यप मेरे साथ मौजूद हैं। स्थिर लोग नहीं। थैंक यू खान साहब। ये घूमने वाले लोग हैं। आज थोड़ा सा वक्त कम है। सृष्टि कश्यप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। सृष्टि जी, आज एक बड़ी हलचल हुई उत्तर प्रदेश के भीतर, और स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से चले गए। आपको क्या लगता है इसके पीछे के कारण क्या हैं, और जो उन्होंने आरोप लगाए उन आरोपों में कोई सच्चाई पाती हैं आप? देखिए, मौसमी वैज्ञानिक हैं, उनको इलेक्शन जीतने से मतलब है, अपनी सीट बचाने से मतलब है। उन्हें जनता से, जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो आज जो कारण उन्होंने बताए हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पार्टी छोड़ने की वजह जो बताई है, उस पर शायद उन्होंने काम किया होता पिछले 4.5 सालों में सत्ता में रहते हुए। तो अगर 4 साल तक चुप्पी साध के बैठे रहे, अब चुनाव के जस्ट पहले अगर आप यू आर जंपिंग द बोट, तो इससे ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि आपको उनकी भलाई से कोई भी मतलब नहीं है। बुरा तो बीजेपी को लगना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने का, कांग्रेस को बुरा क्यों लगा? बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है। हम तो कह रहे हैं कि अभी ये जो भी घटनाएं चल रही हैं, ये सत्ता का मोह है सिर्फ। कांग्रेस को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है इस बात से, क्योंकि आज अगर मुझे बुरा सिर्फ इस बात का लग रहा है कि अगर हम आज ये डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन मंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में जा रहा है, तो शायद जनता के मुद्दे पर आप दब जा देखो, रहे उन्होंने हैं। जोखिम भी तो लिया, उनकी बेटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। देखिए, जोखिम लिया नहीं लिया वो उनकी बात है, लेकिन मुझे अगर आप कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो बुरा सिर्फ एक बात का लग रहा है कि हम आज जनता के मुद्दे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम एक व्यक्ति और उसकी जो एम्बिशंस है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। क्यों हम वो सवाल नहीं पूछ रहे कि 4.5 साल में जो भाजपा एक एंटी किसान, एंटी दलित पार्टी रही है, वहाँ रहते हुए उन्होंने क्या काम कर दिया हमारे दलित भाई बहनों के लिए, ओबीसी। मैं अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूँ, इस बीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत आपका। आपके पिताजी की तरह, ओम प्रकाश राजभर जी की तरह, आज मैं देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी सरकार से इस्तीफा देकर निकल गए। हालांकि अब चुनाव के वक्त हुए, आप लोग तो 2019 में ही चले गए थे। आपको कारण क्या लगता है? उन्होंने जो आरोप लगाए उनमें कोई सच्चाई है, या फिर वो अपना चुनाव जीतने के लिए समाजवादी पार्टी या दूसरे दलों में अपनी संभावना तलाश रहे हैं? देखिए सर, ये तो बातें आज के 2 महीने पहले ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी में दर्जनों ऐसे मंत्री हैं, विधायक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सपा सुभाषपा गठबंधन के साथ खड़ा होना चाहते हैं, और वो समय समय पर आपको दिखता जाएगा। सवाल ये है कि ये पिछड़े वर्गों के साथ धोखा भारतीय जनता पार्टी ने 2017 से ही किया है। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के चेहरे पर उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ था कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपने देखा कि पिछड़ों को आगे करके फिर से लाकर के उत्तराखंड से योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। पिछड़ों के साथ पहला धोखा हुआ।
दूसरा धोखा हुआ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को आगे किया गया, पूरे समाज का वोट लिया गया। जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना पड़ा तो 4.5 साल हो गया, लागू नहीं कर पाए। 10% गरीब सवर्णों को 72 घंटे में आरक्षण दे दिए, लेकिन 27% आरक्षण लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल लगा दिया और उसको लागू नहीं किया। बात कर रहे थे पिछड़ों की, रोहिणी आयोग बना है केंद्र में, जिसका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग नाम दिया गया है। रोहिणी आयोग दिसंबर 31 को लागू होना था, लेकिन आज भी रोहिणी आयोग लागू नहीं हो पाया। 7.5 साल केंद्र की सरकार हो गई, 5 साल सरकार उत्तर प्रदेश की हो गई, पिछड़ों की थाने पर हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी देखिए, आप लोगों ने तो जोखिम लिया था, 2019 में बीजेपी को छोड़ा था, स्वामी प्रसाद जी ने अब छोड़ा है, इसलिए टाइमिंग को लेकर आरोप लग रहा है कि वो अपने चुनाव के चक्कर में उन्होंने छोड़ा। नहीं, देखिए, ये दुखी तो पहले से थे, यही नहीं दुखी है। आपको कैसे पता कि दुखी थे? ये हमसे हमेशा मुलाकात होती रहती तो थी। आपसे मुलाकात में क्या कहते थे? देखिए, ये कहते थे कि देखिए, जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम लिया कि योगी आदित्यनाथ जी केशव प्रसाद मौर्य को खुद पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो पिछड़ा है। आपने देखा होगा मंचों पर इनके बड़े बड़े नेता पिछड़ों का हाथ पकड़ने से डरते थे। क्यों? क्योंकि वो अछूत मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को अछूत मानते हैं, इस नाते इनका हाथ भी पकड़ना नहीं चाहते। जब हाथ नहीं पकड़ सकते हैं तो आप आगे लेकर उनको हिस्सेदारी कैसे दे सकते हैं? इसीलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हिस्सेदारी न मिलने की वजह से सारे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक नाराज हैं उत्तर प्रदेश की तो सरकार क्या से ये और जो बदलाव स्वामी करने के मूड प्रसाद में। जी समाजवादी पार्टी जा रहे हैं, इसमें आपके पिता ओम प्रकाश राजभर जी का कोई योगदान है? आपको एक हफ्ते के अंदर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में इतना भगदड़ मचेगा, इतना भगदड़ मचेगा कि वो बचा नहीं पाएंगे कि 150 से ज्यादा ये विधायक। तो आप मार्केटिंग ज्यादा कर रहे नहीं, हैं। मैं बता दे रहा हूं कि 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री, आप आज एक देखा रिपोर्ट, आप ऐसे देखते जाइए 4-5 दिन के अंदर में आप डेली तो ऐसे टिकट बता रहे मिलेगा। जैसे आपके घर चलकर मंत्री आते हो टिकट मांगने। हाँ, बहुत सारे लोग अब तो हम देख रहे हैं जिनको वहां जो लोगों का जुगाड़ सेट नहीं हो पा रहा है भाजपा में, वो हमारे यहाँ जुगाड़ सेट कर रहे हैं। 2-2 बजे रात तक लाइन लगाए हुए कि हमसे मिल लीजिए, बात अच्छा, करिए, वीडियो हमको बना टिकट के मुझे जरूर भेजना अगर ऐसा कुछ हो। हाँ, तो आपको दे देंगे ब्रजेश वीडियो। शुक्ला जी को मैं आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, और एक बार डिबेट में मेरे साथ इन्होंने इस तरह के कयास लगाए थे कि पिछड़ा समाज के जो लीडर्स हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी में, उसमें बड़ी टूट हो सकती है। ब्रजेश जी, आज टूट हो गई और स्वामी प्रसाद मौर्य काफी विधायकों के साथ निकल गए बीजेपी से। ब्रजेश जी, मैं एक पत्रकार हूं, लेकिन बहुत बातें मैं जान नहीं पाया था। आज स्वामी प्रसाद मौर्य को सुनकर के मालूम हुआ कि 2017 की जीत ये मौर्य जी के कारण हुई थी। मोदी का योगदान नहीं था उसमें कोई, वो हो जाती गलती। दूसरी बात ये है कि अभी और बड़े पैमाने पर होने वाला है। जो सूची गई है उसमें 45 विधायकों के टिकट कट रहे हैं, सीट टू सीट वो हो रहा है। जैसे 3 जो 45 विधायकों के टिकट कौन काट रहा है? बीजेपी काट रही? बीजेपी काट रही है। ओके। जो 3 चरणों के चुनाव है, 45 से ज्यादा विधायक कट रहे हैं। हालत यह है कि ये लोग जमीन में गए नहीं। इतनी नाराजगी है इस बात को लेकर के कि जब आप कोरोना था तब आप नहीं गए, अब टिकट कटता है, तो हर आदमी को ये अधिकार है कि वो अपने अपनी गोटी बिछाए। जैसे बीजेपी अपनी गोटी बिछा रही है, समाजवादी लेकिन पार्टी। स्वामी प्रसाद मौर्य इतने बड़े नेता हैं कि इनका टिकट क्यों कटेगा? अभी तो 7वें चरण में है, उनका ये टिकट क्यों वाली गए? बात नहीं है ब्रजेश जी। इनके लड़के के टिकट को लेकर विवाद है। इनकी बेटी को टिकट दिया जा चुका है। ऊंचाहार में बड़ा विवाद इस बात को लेकर हुआ है। तो ये सारी बातें हैं, और ये बीजेपी के लिए लॉस है या बीजेपी के लिए कोई परेशानी की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल वातावरण बनने के लिए लॉस है। ये वातावरण, इससे वातावरण बनता है। लेकिन अब कितना बड़ा लॉस है, आपने देखा होगा बंगाल चुनाव में एक भगदड़ मची थी मायावती, वो ममता के खिलाफ, लेकिन परिणाम क्या आया? अब ऐसे ही होगा, या 2014 में भगदड़ मची थी बीजेपी के पक्ष में, तो ये सत्ता में आ गए थे, तो ऐसा होगा। ये अभी आकलन करना पड़ेगा। आकलन मुझे। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ डिबेट में आ गए हैं। वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने स्वामी प्रसाद जी से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया था, जिसका जवाब उन्होंने बहुत घुमा कर दिया कि क्या इत्तेफाक है कि देखिए, बदायूं में इन्होंने अखिलेश यादव के भाई के खिलाफ कैंपेनिंग की, अपनी बेटी को उतारा, धर्मेंद्र यादव को हराया। समाजवादी पार्टी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे तब स्वामी प्रसाद मौर्य पे, और आज इत्तेफाक देखिए कि अखिलेश यादव के बराबर खड़े होकर मुस्कुराते हुए तस्वीर आ रही है। तो इसका मतलब राजनीति में कुछ भी संभव है। देखिए, सियासत में
सरकार बनाने के लिए, मंत्री पद पाने के लिए जो पीछे बातें कही जाती हैं उनका ज़्यादा महत्व नहीं रहता है। वो बातें ये लोग भूल जाते हैं। नेताओं की ये क्वालिटी है। अखिलेश यादव के भाई हैं धर्मेंद्र यादव, उनके खिलाफ मौर्य जी ने प्रचार किया, उनकी बेटी वहाँ से सांसद बनी है। आज वो अखिलेश यादव के साथ वक्त की ज़रूरत के हिसाब से आए हैं और वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। 14 तारीख को इसका ऐलान करेंगे और उनकी सरकार बनाने का वो संकल्प लेंगे। लेकिन एक चीज़ जो महत्वपूर्ण हो जाती है कि आज बीजेपी ने एक अभियान शुरू किया, उसका नाम है कि पूरी हुई आस, घर घर हुआ विकास। आज प्रदेश अध्यक्ष लोगों के घरों पे जाके स्टिकर लगा रहे थे और चंदन लगाकर तिलक कर रहे थे। सारे बीजेपी के नेताओं ने इसकी शुरुआत की। तुलसीदास ने लिखा है कि चित्रकूट के घाट पर भाई संतन के भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। और यहाँ तिलक उलक पहुँच के स्वामी प्रसाद मौर्य घर से भाग खड़ा है। ये पहुँच गए, पता लगा जब तक प्रचार से उधर तिलक करके लौटे तब तक यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य की फोटो समाजवादी पार्टी कार्यालय में खींच ली गई। बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन आपको बताऊं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत पहले समाजवादी कार्यकर्ता रह चुके हैं। वो मुलायम सिंह के ज़माने में समाजवादी पार्टी में थे, उसके बाद वो बसपा में गए और बसपा में वो लंबे समय तक रहे। वहाँ कई बार मंत्री बने, प्रदेश अध्यक्ष रहे, नेता विपक्ष रहे, फिर बीजेपी में आए और बीजेपी में वो कैबिनेट मंत्री बने, उनकी बेटी सांसद बनी, तमाम सारी चीज़ें हुई। लेकिन आज विधायक टूटे हैं। ये देखिए कि जब मौर्य जी बीजेपी में गए थे तो वो कितने लोगों को अपने साथ लेके गए थे। अब बीजेपी उनकी तलाश कर ले, क्योंकि 2-4 दिन में हो सकता है वो भी भाग गए। तो वो कितने उसमें मंत्री बने हैं, कितने उसमें विधायक हैं, बीजेपी उस पर निगाह डाले। थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग 14 तारीख को छिटक सकते हैं। ये आप कितना बड़ा नुकसान मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और बेनिफिट कितना है समाजवादी पार्टी के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य का आना? देखिए, एक चीज़ कहा गया है कि अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव जो है वो कभी गलत नहीं होता। ये लोग सियासी अनुभवी लोग हैं, मौसम विज्ञानी है एक तरह से कह लीजिए। उत्तर प्रदेश में संख्या बढ़ रही है। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव ओबीसी बनाम क्या सवर्ण होता जा रहा है और इसमें बीजेपी को बहुत भारी नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है। अगर सवर्णों के विरुद्ध ये चुनाव बना लिया अखिलेश यादव ने, तो बीजेपी के पास ओबीसी का बहुत बड़ा वोट बैंक खिसक जाएगा। राजभर के जाने के बाद जितनी आशंका थी, उस आशंका को आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने और बढ़ा दिया। पर अगर सवर्ण के अगेंस्ट होते तो फिर परशुराम मंदिर क्यों गए होते? और ये सब भी तो चल रहा है, पैरेलल चल रहा है। नहीं, लेकिन ये माना जा रहा है कि ओबीसी वोट बैंक उसकी गोलबंदी हो रही है। अखिलेश यादव के साथ गोलबंद होता जा रहा है। ओके। वो ठाकुर और पंडित का अखिलेश यादव जो वोट हासिल करेंगे, हाँ, वो उनका प्लस है। वो उनको समझ लो कि घाले मिल रहा है। जैसे दूध हम लोग 1 लीटर लेते थे जब दुधा से, हाँ, तो हम लोग ये जब 1 लीटर भर के देता था तो उसे पूरा नहीं मानते थे। अच्छा। कहते थे कि घाला दियो, दोबारा थोड़ा और निकाल के डालो। घाला मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा दीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा दियो। हाँ। तो वो घालम मिलेगा अगर वो अखिलेश यादव को वोट सवर्णों का मिलेगा। ओके। तो वो किसी को नाराज नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जब 2017 में ये लोग आए थे तो एक माहौल बना था और यही वजह थी कि बीजेपी 325 सीट पहुंच गई। इतना प्रचंड बहुमत, उतना बीजेपी खुद ही नहीं एतबार कर पा रही थी कि उसे इतना मिलेगा। आप ये देखिए। लेकिन आज पर ये बताइए कि इनको रोका क्यों नहीं गया, मनाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? अब या देखिए, हुई, ये सियासत नहीं? का एक चरित्र है ब्रजेश जी कि हमारे घर में तो उसको कहेंगे हीरा आ गया, हीरा आ गया। और आज घर से गए तो कह रहे कोयला था, अंधकार है, चला गया। ये अब मनाएगा कौन और मानेगा कौन? जब मानने वाला ही ये मान के गया है
कि मनाने वाला हमें आएगा नहीं मनाने, क्योंकि वो जिससे नाराज होके गया है वो किसी को मनाने जाता ही नहीं। अच्छा। तो अब तो बात साफ है कि तुम अपने घर में, हम अपने घर में, नए घर में जाएंगे। तो बात तो बहुत साफ है। देखिए जी वीरेन जी, देखिए कहा गया है कि जीवन हो, सियासत हो, कहीं भी वक्त सबका आता है। जब तालाब में पानी भरा जाता है तो जो मछलियां होती हैं, जब तालाब सूखा हो उसमें पानी आने लगता है तो मछलियां जो होती हैं वो वहाँ चींटियों को खाने लगती हैं। और गर्मियों में जब ये तालाब का पानी सूख जाता है और मछलियां तड़प तड़प के मरने लगती हैं तो यही चींटियां उन मछलियों को खाती हैं। तो ये वक्त सबका आता है, वाह, कभी चींटी का कभी मछली का। जी तो बस इतना मान लीजिए आप सियासत जी में। जी कंक्लूड करें वीरेन जी। आज दो दोहे हैं, जरा सुनिएगा, क्योंकि आनंद दोनों बराबर है। हाँ, नहीं आनंद दुबे भी हैं, उनसे पास भी चलना है अभी जी। कहते हैं कि वो फिजाओं में जहर घोलता है, घर के सारे राज बाहर बोलता है, और करता है दावा जिंदगी बदलने का, लेकिन सिक्कों से मेरा जमीर तौलता है। दूसरा है कि जिंदगी की राह में ऐसे मकाम आने लगे और छोड़ दी मंजिल तो उनके पयाम आने लगे। और एक जमाना था कि अपने भी चुराते थे नजर, अब आज अजनबियों की भी महफिल से सलाम आने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने आज के मसले को लेकर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार से इस्तीफा दे दिया, इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। अंकित चौरसिया लिखते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीति के मौसम वैज्ञानिक हैं, उन्हें पता है कि किसकी सरकार आने वाली है। राजकुमार सिंह लिखते हैं कि बीजेपी को मोदी और योगी के अलावा किसी और चेहरे की ज़रूरत नहीं है। तो धीरज यादव लिखते हैं कि यूपी में पता चल रहा है कि कौन सा दल मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं सीधे आनंद दुबे का रुख करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, अब इतने बड़े झटके की या इतने बड़े नुकसान की भरपाई बीजेपी कैसे करेगी? आपके पास क्या कार्य योजना है? नहीं ब्रिजेश जी, हमारे पास कार्य योजना है कि हमारे पास ऐसे तमाम परिश्रमी नेता पड़े हुए हैं हमारी पार्टी में। माननीय मोदी जी से लेकर माननीय योगी जी से लेकर माननीय स्वतंत्र देव जी, माननीय केशव मौर्य जी, ऐसे तमाम नेता हैं जो हमारे पार्टी को के लिए कार्य कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। इनकी स्वीकार्यता, इनकी लोकप्रियता बहुत है। और मैं एक चीज और भी आपको कहना चाहूंगा कि कुछ फूलों के मुरझाने से उपवन नहीं मरा करते हैं। ओके। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा उपवन है। यहाँ अलग अलग तरह के फूल खिलते हैं, अलग अलग तरह के फूल इस उपवन की शोभा बढ़ाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक गुलदस्ता है सभी लोगों का, और हम इसी गुलदस्ते के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। कोई अफसोस नहीं है? नहीं, देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूं कि वो क्यों गए और कौन से कारण है, वो अभी तक आपको नहीं बता पाए। आप लगातार उनसे पूछते रहे, उदाहरण पूछते रहे, वो नहीं बता पाए और उन्होंने कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं। राज्यपाल कश्यप जी, आनंद जी को मैं सुन रहा था, थोड़ा सा वक्त कम है इस बार के डिबेट में। मैं संक्षेप में चाहता हूं कि सब लोग बात रख दें, फिर किसी और दिन विस्तृत डिबेट में आप सबको मैं विस्तार से मौका दूंगा। राज्यपाल जी, ऐसा क्यों आरोप लग रहा है कि वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़ा समाज की कोई उपेक्षा हो रही है? आप ये बात लगातार क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? इसके पीछे कोई ठोस कारण है आपके पास? योगी आदित्यनाथ जी जब से अजय सिंह बिष्ट बन के इन्होंने पहले दिन गृह प्रवेश ही किया, तभी से पिछड़ों को अपमानित कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी इतना पवित्र समझ लिया कि गंगा जल से छुड़वाने का, ये पिछड़ों का ही तो अपमान था। जब वहाँ कुशीनगर गए तो दलितों को साबुन की वो बदबू आती है, तो उनको दलित और पिछड़ों से बदबू आ रही, क्योंकि उनके नाम पे तो सरकार बनी नहीं थी। सरकार तो पिछड़े और दलितों के नाम पे बनी थी, तो इसलिए उनको बदबू आती है पहले दिन से। इसीलिए तो ये केशव मौर्य जी एक मुक्ता कुशवाहा का हाथ पैर तोड़ दिया गया 69,000 आरक्षण शिक्षक की भर्ती में, तो बचा नहीं पाए। और स्वतंत्र देव जी पटेल बिरादरी के, एक पटेल कर्मचारी ने रिट्वीट कर दिया तो योगी जी ने बर्खास्त कर दिया, वो भी नहीं बचा पाए। अंदर खाने तो पूरी तरह से ये सब जो बचे भी हैं आप लोग के संपर्क में जी, कितने संपर्क में? अरे पूरे उत्तर प्रदेश के ब्रजेश जी, मैं छोटा सा जवाब जनता, पिछड़े, दलित, अगड़े सब माननीय अखिलेश यादव जी के संपर्क में है।
और जो वहां बैठे हैं वो भी घुटन महसूस कर रहे हैं। और ओके। इसका जीता खान जागता साहब। उदाहरण आपने देखा होगा, जब जी। सदन चल रहा था, सदन रोकना पड़ा, अल्पमत में सरकार आ गई थी, कितने ओके। विधायक खान आक्रोशित साहब, थे। ये सारा दावा यही लोग कर रहे हैं साड़ी ब्रिजेश जी, गोलबंदी छोटा सा क्या जवाब हो दे रही दूं? है? ब्रिजेश जी, कुछ छोटा सा आप जवाब क्या- दे दूं? एक सेकंड रुक जाइएगा प्लीज, खान साहब की बात में लेना चाहता हूँ। खान साहब, जी जी नहीं देखिए ये सब गोलबंदी इन्हीं के यहाँ क्यों हो रही है? नहीं ब्रजेश जी देखिए, चाहे जितनी कोई गोलबंदी कर ले, चुनाव के वक्त ये सब होता रहता है, हर चुनाव में ऐसा होता है। लेकिन चुनाव तो महंगाई पे होगा ना, पेट्रोल डीजल के दाम पे होगा। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी वहाँ थे तो डीजल के दाम पे क्यों नहीं बात की? आज जो भी सवाल आपने पूछा उसमें उनको अहंकार झलक रहा था कि बहुजन समाज पार्टी में था तो बहुजन समाज पार्टी को बनाया, और भारतीय जनता पार्टी में आया तो भारतीय जनता पार्टी को बनाया। अब अखिलेश के साथ जाएंगे तो अखिलेश को वही बनाएंगे, वरना अखिलेश कुछ नहीं है। ये तो साबित कर दिया उन्होंने कि अखिलेश माने कुछ नहीं, सब कुछ है स्वामी प्रसाद मौर्य। नहीं, मैंने तो पूछा उनसे कि वो आपको वो क्यों पसंद है। नहीं, वो जवाब नहीं दे पा रहे थे ना, जवाब नहीं दे पा, लेकिन उन्होंने कहा। आप ही बता दो क्यों पसंद है। मैं तो कह रहा हूं कि ये जो है, ये इनकी जो है लालसा रहती है कि किसी तरह से हम कहीं पहुंच करके अपने अपने परिवार को टिकट और एमपी एमएलए बना लें। ओके, सृष्टि जी, क्या आपको लगता है कि अपोजिशन में जो लार्जेस्ट पार्टी है वो पिछड़ों की एक बड़ी गोलबंदी करने में कामयाब हो गई है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम 32 साल बदहाल का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे उत्तर प्रदेश में, तो हमारे जो दलित भाई बहन हो या ओबीसी वर्ग, जो भी वर्ग रहा हो, वो हमेशा से शोषित और वंचित रहा है। आज भी अगर हम एनसीआरबी का डेटा भी देख लेंगे, इनकी डबल इंजन की सरकार को देख लेंगे, तो सबसे ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट दलित होते हैं उत्तर प्रदेश में। तो हम ये आज जो भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ये दलित हो, जनरल कास्ट हो या कोई और वर्ग हो, इन सब के असल जो मुद्दे हैं वो आज महंगाई और बेरोज़गारी है। उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे, उस पर मौर्य जी भी डिस्कस नहीं कर रहे थे जब वो सत्ता में बैठे थे। तो ऑलराइट, अरुण राजभर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या समाजवादी पार्टी में पिछड़ा समाज की बड़ी गोलबंदी की कोई प्लानिंग है आप लोगों की, जिसके तहत स्वामी प्रसाद मौर्य को लिया गया है? उत्तर प्रदेश में सिर्फ पिछड़े ही नहीं, दलित भी, अल्पसंख्यक भी और सामान्य वर्ग के बड़ी संख्या में लोग यह मान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का लहर चल रहा है, और इस सुनामी में सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। महिलाएं सहयोग कर रही हैं, किसान सहयोग कर रहे हैं, व्यापारी सहयोग कर रहे हैं, और हर वर्ग सहयोग कर रहा है। और पिछड़े खास तौर से लाठियों से जो त्राई त्राई मचाई है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, 69,000 शिक्षक में 2.5 महीने लगातार वो लखनऊ में लाठियां बरसाई है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश के नौजवान 97,000 पद में जो भर्ती करने की बात किया था, इन्होंने तो भर्ती किया नहीं। 68,500 में जो भर्ती करने की बात किया, उसमें घोटाला कर लिया। सारी चीजें उत्तर प्रदेश के पिछड़े यह बात देख रहे हैं। बात स्वामी प्रसाद जी को चुनाव के वक्त ही क्यों याद आई, मेरा ये सवाल। देखिए, ये चुनाव के वक्त, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत डराने वाली पार्टी है, वहां डरा के रखा जाता। हाँ, डराने से मतलब? बिल्कुल, देख रहे हैं ना, सीबीआई, आपने बोला सीबीआई आपके पीछे पड़ गई, आपके पीछे ईडी पड़ गई, आपके पीछे ईडी तमाम एजेंसियां पड़ गई। तो जो जो बोला खुशबू दुबे, आपके पीछे कोई नहीं पड़ा, क्योंकि हम आप ईमानदार तो सपा में गए, आपके पीछे हाँ, क्योंकि हम ईमानदारी से और वफादारी से समाज के हर तबके के हक और अधिकार की बात की। इस नाते भारतीय जनता बहुत कोशिश किया हमको बजाने का, लेकिन बजा नहीं पाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव ईमानदार घोषित कर रहे हैं, बाकी सबको जो है बेईमान घोषित कर रहे हैं, क्योंकि हम 300 यूनिट बिजली फ्री इन्होंने करने की बात बताया कर कि रहे हैं। आपके पीछे पड़ी थी, आपको बेईमान साबित कर दिया, आप खुद को ईमानदार साबित कर रहे हैं। थैंक यू अरुण जी, शुक्रिया। थोड़ा वक्त कम है, आज कोऑपरेट करें आप लोग। ब्रजेश जी, क्या वाकई में इस बात में कोई सच्चाई है, या फिर ये काल्पनिक सवाल है कि पिछड़ों की एक बड़ी गोलबंदी लार्जेस्ट अपोजिशन के खेमे में हो रही है? देखिए ब्रजेश जी, मैं अभी ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करके लौटा हूं। अब आज के बाद कोई हो जाए तो वो अब कल चले जाएंगे, 1 महीना तक दौरा करेंगे। मुझे जमीन में ऐसा नहीं लग रहा है। अपने अपने ढंग से लोग वोट दे रहे हैं। जिनको मिला है वो सरकार के साथ है, जिनको नहीं मिला वो उनके विरोध में है। बस सारा गणित एक लाइन में यही बात है ना। बस। और आनंद दुबे जी कुछ कहना चाहते हैं? यस आनंद जी, गो अहेड प्लीज। जी, कश्यप साहब जो है बहुत सारी बातें बता रहे थे। वक्त मेरे पास 20 सेकंड है, बस इसमें जितना समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सभी पिछड़ों को जो है, देखिए मैं छोटा सा आंकड़ा दूंगा कि इनकी सरकार में कैसे पिछड़े समाज को वरीयता दी जाती थी। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव, उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष रामवीर यादव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष राजकिशोर यादव और माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के अध्यक्ष रामपाल यादव, यानी 4 लोग। धन्यवाद, आप लोगों को मैंने टाइम क्या दिया, टूट पड़े एक दूसरे पे। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है। अगले 15 दिन
यहाँ जो कुछ भी आपको दिखाई दे, मैंने आपसे 2 दिन पहले कहा था कि यूपी की राजनीति शोध का विषय है, इसको शोध करिए, केस स्टडी मटेरियल है, इसको समझिए कि किस तरह से पॉलिटिक्स होती है उत्तर प्रदेश में। तो आने वाले दिनों में आपको कई खेमों में भारी हलचल, भारी बदलाव देखने को मिले, तो कोई ताज्जुब मत कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।